नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। मैं पिछले 2 हफ्तों से मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस के बारे में बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक प्रकार के डिस्टर्बेंस के बारे में बताया जिसको TTTS कहते हैं। आज एक दूसरे प्रकार का है जिसको हम TAPS कहते हैं, टैप सिंड्रोम। ये क्या होता है और इसमें दोनों जो ट्विन्स होते हैं एनीमिक और पॉलीसाइथेमिक, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके बारे में बात करें। टैप सिंड्रोम में दोनों बच्चों के बीच में असमान रक्त का प्रवाह होता है, जैसा कि TTTS में भी है, लेकिन इसमें जिसको ज़्यादा रक्त मिल रहा है उसको बड़ी वेसल्स के थ्रू रक्त ज़्यादा नहीं मिलता, बल्कि छोटी स्मॉल वेसल्स के थ्रू ज़्यादा रक्त मिलता है। और एक जिसको ज़्यादा रक्त मिलता है उसका रक्त बहुत अधिक हो जाता है और ऐसे फीटस को पॉलीसाइथेमिक कहते हैं, और जिसको रक्त बहुत कम मिलता है उसको एनीमिक फीटस कहते हैं। लेकिन इसमें जो पॉलीसाइथेमिक फीटस है उसका फ्लूइड नहीं बढ़ता। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि TTTS में जो पॉलीसाइथेमिक जिसको ज़्यादा फ्लूइड मिल रहा है उसकी थैली में बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रक्त इसको ज़्यादा मिल रहा है लेकिन इसकी थैली में बहुत फ्लूइड नहीं बढ़ा, सिर्फ इसको रक्त ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, और जिसको रक्त कम मिल रहा है उसको एनीमिया हो जाता है। ऐसे प्लेसेंटा को जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो जिसको बहुत ज़्यादा रक्त मिल रहा है उसमें एक स्टारी अपीयरेंस उसके लिवर में आ जाती है, और देखते हैं कि जैसे कि लिवर जो है वो बिल्कुल हाइपोइकोइक हो गया है, बहुत कम उसमें बीच में स्टार्स जैसे दिख रहे हैं। जबकि जो एनीमिया वाला है उसके हार्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको एक हार्ट फेलियर जैसा हो गया है इस तरह, क्योंकि एसाइटिस हो गया है, क्योंकि उसको रक्त ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच का है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? मैनेजमेंट ऐसा है कि अगर 26 हफ्ते से पहले जब है और इसकी डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड डॉपलर से हो पाती है, और वो भी डॉपलर से क्या होता है, जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो बच्चे के ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसमें एक ख़ास तरह का जो फ्लो है देखा जाता है, जिसको कि हम कहते हैं MCA का जो रक्त फ्लो है वो देखते हैं। अगर जिसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है उसकी तरफ का जो प्लेसेंटा है वो बहुत ही एक हाइपरइकोइक हो जाता है, और जिसको कम मिल रहा है उसकी जगह हाइपोइकोइक हो जाता है। तो ये जो है बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना एक डॉपलर स्टडी के इसकी डायग्नोसिस कभी नहीं हो सकती। इसीलिए इस तरह की ट्विन प्रेगनेंसी में हर 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड न सिर्फ होना चाहिए बल्कि डॉपलर स्टडी भी होनी चाहिए। अब ये जो डॉपलर स्टडी है, अगर 26 हफ्ते से पहले पता चलता है कि ये टैप सिंड्रोम आ गया है तो उसके लिए एक जो ट्रीटमेंट है वो है फीटोस्कोपिक लेज़र अब्लेशन, जिससे कि एब्नॉर्मल वेसल्स को कोगुलेट करके बंद कर देते हैं। अगर 26 से 30 हफ्ते के बीच में मालूम पड़ता है तो फिर दूसरी तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि हम एक जो एनीमिक बच्चा है उसको इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, और जो पॉलीसाइथेमिक बच्चा है जिसको कि ज़्यादा ब्लड मिल रहा है उसको हम लोग एक हार्टमैन सॉल्यूशन होता है उससे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अगर 30 हफ्ते से ऊपर की स्थिति है, बच्चों की स्थिति अगर स्टेबल है तो उसको सिर्फ हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं जितना आगे तक खींच सकते हैं, और अगर स्टेबल नहीं है तो 30 हफ्ते के बाद 32 हफ्ते तक हम बच्चे को की डिलीवरी ही करवा देते हैं, जिससे कि बच्चों को अंदर जितना खतरा है बाहर उससे कम खतरा होगा, और उनका हम ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 30 से 32 हफ्ते में अगर डिलीवरी करवा देते हैं तो पहले हम लोग उनको स्टेरॉइड्स दे देते हैं जिससे कि बच्चों की लंग मैच्योरिटी बन जाए, और फिर इंक्यूबेटर में रख के उनका 3-4 हफ्ते के अंदर उनका इतना अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं।
रीज़न क्या होता है ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना, लेकिन वही एबनॉर्मल जो डिस्टर्बेंस है उनकी ब्लड सप्लाई में ऐसा क्यों हो जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कोई हमारे पास रीज़न्स नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया था TTTS में भी जब भी ये डायग्नोस होता है 16 हफ्ते के बाद, तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा बड़े सेंटर्स में, टर्शरी सेंटर्स में ही रेफ़र करना चाहिए। वहीं इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, किसी भी साधारण हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है आप ये समझे होंगे कि टैप्स क्या होता है और इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, और क्योंकि ये सिर्फ बड़े सेंटर्स में ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए वहीं पे इनका जल्दी से जल्दी जो फीटल मेडिसिन्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास ही भेज के इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर एक नई तरह की एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।